चलो भाई आ जाओ, स्टार्ट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे थैंक यू प्रतिभा मैडम, थैंक यू सो मच। यार आपको थोड़ा सा पहले याद दिलाई जाएंगी नाइन्थ क्लास की चीजें, और फिर आएंगे वापस से ट्वेल्थ क्लास पे। तो आ जाओ, पहले थोड़ा सा नाइन्थ क्लास पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो एक बार ये बता दो मेरे को कि यार हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या ये दोनों के दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं? अब ये मत बोलना कि कंजर्वेटिव। ये भी नहीं पता सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। वैसे बोल देना अगर नहीं पता है तो। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो भैया याद रखना कि ये दोनों के दोनों फोर्स हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन ये that does होती not है, depend upon path. बिल्कुल, कि अगर मैं इन फोर्सेस के अगेंस्ट कोई भी एक काम करूं तो भैया वो काम हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। जैसे हमने भैया 11th क्लास में आप लोगों ने ग्रेविटी के बारे में पढ़ रखा होगा, 9th क्लास में भी ग्रेविटी के बारे में पढ़ रखा होगा। तो पहले ग्रेविटी का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई ग्रेविटी में सपोज मैं 3-4 केसेस ले रहा हूं। पहला केस क्या लिया मैंने कि ये मेरे पास कोई एक बॉल है और इस बॉल को मैं डायरेक्टली ऊपर लेके जा रहा हूं, डायरेक्टली सीधा ऊपर। कितनी हाइट पे लेके गया? h हाइट पे लेके गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है कि यार इस बॉल को मैं हाइट h पे ही लेके जा रहा हूं, हाइट चेंज नहीं कर रहा, लेकिन बस ले जाने का तरीका बदल दिया है मैंने। इस बॉल को इंक्लाइन प्लेन से धक्का मारकर ऊपर लेके जा रहा हूं, हाइट अभी भी सेम h है। ये हो गया केस 2। तीसरा क्या तरीका हो सकता है? भैया तीसरा तरीका कि सपोज मैं इसको एक एक थोड़ी थोड़ी स्टेयर से लेके चढ़ा के लेके गया, लेकिन कितनी हाइट पे? अभी भी सेम हाइट h पे ही लेके गया हूं। ये केस थर्ड। सिमिलरली लास्ट केस और अज्यूम कर लो कि भैया मैं इसको रैंडमली ऐसे किसी पाथ से लेके गया हूं। तो मेरे को आप ये बताओ, तीनों चारों केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सेम है। तो भैया हमारा कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन यही तो कहती है कि वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो चारों के चारों केसेस में मैं बॉल को कितनी हाइट पे लेके जा रहा हूं? सेम हाइट पे लेके जा रहा हूं, बस ले जाने का तरीका ही तो बदल दिया, पाथ ही तो डिफरेंट है, बाकी डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है। तो यार अगर पाथ डिफरेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर केस में सेम है, तो भैया हमारा हर केस में वर्क डन सेम आएगा। ये Yes, हमारी sir. डेफिनेशन थी कंजर्वेटिव फोर्स की। लेकिन भैया एक और डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? और वही हमारा इंपॉर्टेंट काम भी है। यार वर्क डन अगर हम कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं तो वो वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाता है। Yes, sir. वेयर एज अगर आप नेट वर्क डन निकालो, नेट वर्क डन का मतलब सारे फोर्सेस की वजह से, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, फ्रिक्शन हो, कुछ भी हो, अगर आप सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकालते हो तो उन सबका वर्क डन किस में जाके चेंज होता है? उन सबका वर्क डन फिर काइनेटिक एनर्जी में जाके चेंज होता है। तो इसको हम कहते थे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। डन। कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो उसका वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। लेकिन अगर मैं सारे फोर्सेस की बात कर दूं, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो चाहे जो भी हो, तो भैया अगर उन सबका वर्क डन निकालूंगा फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होगा, फिर वो किस में जाके कन्वर्ट होगा? फिर वो काइनेटिक एनर्जी में जाके कन्वर्ट होगा। जैसे इस वाले केस में जो आप 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, अब मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूं। ये एक बॉल है, इसका मास m, मैं इसको कुछ ना कुछ हाइट पे लेके गया। कितनी हाइट पे लेके गया? मैं इसको हाइट h पे लेके गया। तो मेरे को बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? भैया 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना? GH. वेरी गुड। इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। लेकिन क्या ये पोटेंशियल एनर्जी आई है सिर्फ, या ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है? तो याद रखना ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है। Delta P. डेल्टा पी।
क्यों? क्योंकि भैया ग्राउंड पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो Yes, sir. आपने जो ये Zero. पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, जीरो नहीं होती। आपने ग्राउंड पे जो पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये एनर्जी निकाली है, तो इसलिए ये चेंज इन एनर्जी होता है। अब यहां तक पहले अच्छे से चेक करो, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, इसको और कॉन्सेप्ट को आगे ले चलते हैं। Sir, clear. क्लियर है? डन, बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ कैन बी चेंज। नहीं यार, पोटेंशियल और एनर्जी ऑफ द अर्थ कैसे चेंज करोगे आप? चलो अब यार, जो मैं समझाना चाह रहा हूं प्लीज उसको ध्यान से समझना। मैं पढ़ा ग्रेविटेशन रहा हूं, फिर डायरेक्टली क्या कहूंगा मैं? सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो भैया चेक करना। यार मेरे को एक बार बताओ, ये तीन अलग अलग पॉइंट्स ले लो। सपोज ये पॉइंट ले लो पॉइंट ए, ये पॉइंट ले लो पॉइंट बी, और ये पॉइंट ले लो पॉइंट सी। ठीक, मैं इन तीनों पॉइंट्स पे सेम बॉल रख रहा हूं, बॉल मास एम वाला। मेरे को बताओ, जब मैं इस बॉल को रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये बॉल किधर मूव करेगी? Downward. ये बॉल डाउनवर्ड्स मूव क्यों कर रही है छोड़ने पे, फ्री छोड़ने पे? Gravity की वजह से. Sir, gravitational force. तो भैया हमने क्या देखा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ देंगे, हर एक पॉइंट रिलेट करते जा रहा हूं, प्लीज बस ध्यान से सुनते रहना और एनालाइज करते जाना साइमल्टेनियसली। जब हम किसी भी चीज को फ्री छोड़ देंगे, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो इधर कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी था, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो अगर मैं इस बॉल को फ्री छोड़ दूंगा, तो ये अपने आप कहां जाएगी? नीचे जाएगी, जहां पे इसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत? हो सर. No, sir. अब ये चेक करो, अगर ये बॉल का मूवमेंट, मोशन इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स अगर होता है, मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो मेरे को बताओ पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? जब ये बॉल ए से बी पे आएगी, बी से सी पे आएगी और नीचे गिरते जाएगी, तो भैया बॉल की पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? Increase. भैया पोटेंशियल एनर्जी, अभी आपने खुद ने कहा ना कि mgh होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड Height. करती है? हाइट Height. पे डिपेंड करती है। तो जब मेरी बॉल ए से डी तक आ रही है, तो हाइट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। Decrease. तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। Decrease. चेक कर लो, पहला पॉइंट आपको क्लियर है जो मैं समझाना चाह रहा था? Yes, sir. डन। इसको एग्जांपल ले लेते हैं कि बॉल बी पे है। एक काम कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि बॉल बी पे है, तो फ्री छोड़ा। आई रिपीट, दोनों पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला अगर किसी भी चीज को फ्री छोड़ दोगे, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब वो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी, तो भैया उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब मेरे को एक बात बताओ यार, मैं इस बॉल को है ना ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो अगर मैं इस बॉल को ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो क्या ये बॉल अपने आप ऊपर जाएगी, या मेरे को कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? External force. तो यार इससे हमें क्या पता चला कि अगर कभी भी हमें ऑब्जेक्ट को कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, तो हमें उस पर क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल External फोर्स लगाना force. पड़ेगा। अब आप मेरे को ये सोच के बताओ थोड़ा सा कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे बड़ा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, या इससे छोटा होना चाहिए ऊपर मूव कराने के लिए? से बड़ा होना चाहिए. Effect. तो भैया यहीं पे आपने अपना कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कर दिया है गलत। भैया दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए? अब आपको ये चीज पता ही नहीं होगी क्योंकि ये ढंग से पढ़ी नहीं है। इधर समझो यार, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो मेरे को बताओ बॉल के ऊपर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? Zero. नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? दो चीजें होना। क्या दो चीजें होना? अगर बॉल रेस्ट पे है तो किस पे रहेगी? रेस्ट पे। और अगर बॉल मूव कर रही है तो मूव करेगी, लेकिन कैसे मूव करेगी? भैया Uniform. कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगी। और याद रखो, हमारा टारगेट हमेशा यही होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं। याद रखना ये चीज। तो इसीलिए अब मैं इधर क्या कहूंगा कि अगर मेरे को बॉल को ऊपर लेके जाना है,
टू मेक द बॉल मूव अपवर्ड्स, याद रखना ये 9th क्लास का पढ़ा रहा हूं, अभी तो ये स्टार्ट ही नहीं किया है। टू मेक द बॉल मूव अपवर्ड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। प्लीज अब जरा सेकंड पॉइंट भी चेक कर लो, और मेरे को चेक करके बता दो, पहले 2 पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं है तो बस एक लास्ट पॉइंट समझाना है। सर क्लियर क्लियर है, Clear है। डन। अब जब मैं बॉल को ऊपर लेके जा रहा हूं, मतलब अब बेसिकली हमारा मोशन कहां हो रहा है, अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मेरे को बताओ अब पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा होगा, जब बॉल बी से ए तक गई है पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा होगा तो भैया। increase अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी ना, क्योंकि जब मैं बी yes से sir. ए तक लेके जाऊंगा तो हाइट इंक्रीज हो रही है, और हाइट इंक्रीज हो रही है तो भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी Increase. इंक्रीज हो रही होगी। ये 3 पॉइंट्स को फटाफट आप समझ लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, यहां तक पूरा चीजें पहले खत्म करो। सर क्लियर है क्लियर है, डन। Yes sir. बस एक लास्ट चीज और समझानी है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मस्त। आ जाओ भैया, यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में, क्यों ये दोनों इक्वल हैं, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कराने के लिए। सर यूनि डन डन, चलो आ जाओ नेक्स्ट चीज समझो। मैं अगर आपसे बस इतना पूछूं कि तीनों पॉइंट्स पे मैंने मास सेम रखा है, तो प्लीज क्या आप मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओगे, मतलब सबसे ज्यादा किस पे होगी और सबसे कम किस पे होगी। सर ए पे सबसे A ज्यादा, पे बी सबसे पे ज्यादा उस और पे C कम, सी से सबसे कम। वेरी गुड, ए पे सबसे ज्यादा, फिर बी पे, और फिर सी पे। अब इसका लॉजिक समझो, इसका लॉजिक क्यों है, ये सिर्फ तब तक वैलिड है, ये वाली कहानी सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक मास क्या है, जब तक मास सेम है। जब तक मास सेम है तो हमने मास को निगलेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगी। तो ए की पोजीशन सबसे ज्यादा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ए पे सबसे ज्यादा, बी पे सबसे कम, सॉरी बी पे कम और सी पे सबसे कम। लेकिन अब सेकंड सिनेरियो लो, सेकंड सिनेरियो, भैया मैं मास सेम नहीं ले रहा हूं, भैया ये सी, ये बी और ये ए। सपोज यहाँ पे मास लिया मैंने 1 kg, और इसकी हाइट बता रहा हूँ, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ले लो सपोज 3 मीटर्स है। इधर मैंने मास लिया है 10 kg और इसकी हाइट 2 मीटर्स है, और इधर मैंने मास लिया है 20 kg और इसकी हाइट भैया है 1 मीटर। तो अब बताओ अब पोटेंशियल एनर्जी किस पे सबसे ज्यादा किस पे सबसे कम, प्लीज जरा कैलकुलेट करके बताओ अब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किस पे आ रही है। अरे क्या हो गया भैया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, कैलकुलेट कर सी पे सकते हो। सबसे ज्यादा आएगी, सी पे सी पे सबसे सबसे ज्यादा। ज्यादा नहीं आएगी, सी पे और बी पे दोनों पे इक्वल आ रही है। yes sir. यस सर। mgh यूज किया तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 10 20, 20 × 10 200। 200. इधर भी कितना आ रहा है 200. 200, और ऊपर कितना आ रहा है 30. 30 जूल्स आ रहा है। तो भैया अब इन दोनों पे सबसे ज्यादा और ए पे सबसे कम, तो देखो कहानी बिल्कुल चेंज हो गई नहीं हो गई। तो मैं yes. आपको यही समझा रहा हूं कि कभी भी ये मत कहना कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आप ये स्टेटमेंट कह रहे हो तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। आई रिपीट, काफी लोग सीधे सीधे 9th क्लास को रट्टा मार के बैठ जाते हैं, लोग कहते हैं जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अरे बिल्कुल गलत, आपको उसमें फिर ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब मास सेम होगा। तो मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी मास पे भी डिपेंड करती है, और साथ के साथ किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे भी डिपेंड करती है। तो हमें दोनों यस चीजें एक साथ सर। कंसिडर करनी पड़ेगी, हमें दोनों चीजें एक साथ कंसिडर करनी पड़ेगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं सबसे सिंपलेस्ट केस लेना चाहता हूं। सबसे सिंपलेस्ट केस का मतलब, मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा,
मास सेम मास को Mass सेम रखना same. पड़ेगा। मास को सेम रखने का मतलब है कि मास को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और मास को एलिमिनेट कैसे करेंगे? मैं पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला सिर्फ क्या बचेगा? जी एच। Yeah. जी एच मतलब अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? हाइट Height. पे। हाइट तो पे। जब आप पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर देते हो तो भैया आपके पास एक नई क्वांटिटी आ जाती है। क्या किसी को याद है ये इस नई क्वांटिटी का नाम क्या होता है? नहीं याद? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Potential. मैंने आपको एक तरीके से पूरा खत्म करा दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म है। Yes, इसको sir. इसको भी पूरा नोट डाउन कर लो। अब सारी चीजें भैया चेप देना, कॉपी पेस्ट मार देना इलेक्ट्रिसिटी में। Yes, sir. किसी को कुछ भी पॉइंट रिकॉल कराना है प्लीज पूछते जाओ। क्लियर था? चलो डन। तो मैं एक बार फिर भी क्या कर रहा हूं, प्रीवियस स्लाइड और ये वाली स्लाइड एक ब्रीफ क्विक रिकॉल कर लेते हैं। भैया मैंने आपको इस वाली स्लाइड में ये कहा कि वेरी गुड, सेकंड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करना है प्रतिभा, गुड। यार मैंने इस वाली स्लाइड में आपको क्या कहा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे वो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि पोजीशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या कहा कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट मूव कराना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। ये दोनों फोर्स इक्वल क्यों होने चाहिए? क्योंकि जैसे ही दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे नेट फोर्स जीरो आएगा। और नेट फोर्स का मतलब होता है कि भैया या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या दूसरी पॉसिबिलिटी भी होती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। मेरे को ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो उसके लिए नेट फोर्स कितना बनाना पड़ेगा? जीरो बनाना पड़ेगा। तो नेट फोर्स जीरो बनाना है तो एक्सटर्नल और ग्रेविटेशनल दोनों को क्या रखना पड़ेगा? इक्वल रखना Equal. पड़ेगा। फिर लास्ट चीज क्या बताई मैंने कि अगर अब आप बॉल को एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के उल्टा मूव करा रहे हो, तो पोजीशन इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद फिर इस वाली स्लाइड में क्या एक्सप्लेन किया कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो अकेला सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है, वो मास पे भी डिपेंड करती है। तो मैं एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड करना चाहता हूं जो मास पे डिपेंड ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करे, ओनली एंड ओनली ऑन पोजीशन। तो हम इसको मास से डिवाइड कर देंगे ताकि मास एलिमिनेट हो जाए। और मास एलिमिनेट हो गया तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी आएगी, उस नई क्वांटिटी का नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मैं कह सकता हूं इन तीनों पॉइंट्स पे भैया मास एलिमिनेट हो गया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ए पे सबसे ज्यादा, बी पे कम और फिर सी पे सबसे कम। दोनों स्लाइड क्लियर है तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दूंगा अब। Yes, यस sir. सर। प्रतिभा आपका डाउट क्लियर हो चुका है जो आपने पूछा था सेकंड पॉइंट रिपीट करने के लिए? चलो डन। आ जाओ भैया ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में इमेजिन कर लेना प्लीज। हेडिंग लिखो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सबसे पहले आप ये लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भैया सपोज ये एक चार्ज है। जैसे अभी तक हमारा एक फिक्स मास क्या था? अभी तक हमारा फिक्स मास ग्राउंड था, ग्राउंड रेफरेंस जो था। इधर इस चार्ज को ले लो भैया, ये सोर्स है और ये फिक्स है, इसको हम नहीं हिला सकते। मैं क्या कर रहा हूं, तीन अलग अलग पॉइंट्स ले रहा हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और इन तीनों पे मैं टेस्ट चार्ज रख रहा हूं। तो आप मेरे को ये बताओ इस टेस्ट चार्ज पे, पहले पॉइंट ऐसा करो बी वाला कंसीडर करो सिर्फ, मेरे को बताओ इस टेस्ट चार्ज पे कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा होगा? So C की तरफ right side. वेरी गुड। तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भैया लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को FEL लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड लग रहा होगा। तो आप मेरे को बस ये इंफॉर्मेशन बताओ, जब मेरा ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल B से C तक जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? Increase. अरे यार उल्टा कह दिया ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है?
कंजर्वेटिव फोर्स है ना। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर देखो, अगर मेरा कोई भी पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज। तो B2C पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज क्यों करती है उसको समझो, क्योंकि मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर मैं इस पार्टिकल को बी से रिलीज कर दूंगा तो क्या बी से लेके सी तक जाने में मेरे को कोई मेहनत करनी पड़ेगी या ये अपने आप चले जाएगा? अपने आप ही चल जाए। अपने आप ही चले जाएगा ना, रिपल्शन की वजह से। तो जब आपको मेहनत ना करनी पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरा, तो क्या मेरे को कोई मेहनत करनी पड़ी है या अपने आप गिरा? अपने आप। तो जब ये अपने आप गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब मेरे को बताओ, मैं इसको मूव कराना चाहता हूं लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड कैसे मूव कराया जाए? भैया लेफ्ट साइड तो मूव तभी करा सकता हूं ना जब इस पे क्या लगाऊं मैं? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? ग्रेविटेशन, अब ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हम, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फोर्स। बराबर होना चाहिए। बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? भैया इसका आंसर अब यहां समझो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा हो गया ना, तो ये मेरा चार्ज पार्टिकल एसिलरेट करने लग जाएगा। और मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की कितनी क्लासेस में बताया हुआ है, जब चार्ज पार्टिकल एसिलरेट करता है तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करने लग जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या करने लग जाएगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने लग जाएगा और एनर्जी लूज करने लगेगा। भैया मैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करके इसकी एनर्जी लूज नहीं कराना चाहता, तो इसलिए एफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर हो गया? यस सर। डन। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मेरा पार्टिकल बी से ए तक आएगा तो पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है और ये अपने आप मूव नहीं करेगा, इधर मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। भैया बी से लेके ए तक पहुंचाने में मेरे को धक्का देना पड़ेगा, चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब मेरे को मेहनत करनी पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ये हो गया इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब यही चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हमें इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चेक कर लो, आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिपीट करना है? भैया सब लोग चेक करें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है या पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही रिपीट करना है? चलो आप सबने कहा डन है, चलो बढ़िया। Yes. अब आ जाते हैं भैया अपने न्यूमेरिकल पार्ट पे, डेरिवेशन करने पे। ऋत्विका रिपीट करना है, ऋत्विका रिपीट। कि यार मैंने कहा जब आप चार्ज को या किसी भी पार्टिकल को छोड़ दो, जिस डायरेक्शन में वो अपने आप जाएगा, वो अपने आप कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि उसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी है। मेहनत कब करनी पड़ेगी? मेहनत तब करनी पड़ेगी जब आप इस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मूव कराओ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये पास आएगा अपने आप या दूर जाएगा? ये अपने आप दूर जाएगा। तो पास लाने में मेहनत करनी है, पास लाने में मेहनत करनी है, तो इसलिए आपको अलग से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। भैया डन डना डन? यस सर। डन, बढ़िया। जो भैया समझो भावनाओं को, अब डेरिवेशन पे आते हैं। यार वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का? प्लीज रिकॉल कराओ मेरे को। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट एस, एफ डॉट एस का मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा। cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब जब हमारे पास फोर्स यूनिफॉर्म हो। लेकिन अगर फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफ डॉट डी एक्स और लिमिट लगाते हैं x1 से लेके x2 तक। ये कब यूज करते हैं? जब हमारा फोर्स वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब हमारा फोर्स नॉन यूनिफॉर्म हो। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, इधर मैंने कैसा चार्ज लिया था? इधर मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया था। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या फोर्स होता है, क्या वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है? यूनिफॉर्म।
भैया आप लोग खाओगे मार। नेक्स्ट गॉस लॉ में कितनी बार ये चीजें बताई है। भैया मेरे को एक चीज बताओ, सपोज एक काम करो, ये इसको ले लो कैपिटल क्यू, इसको ले लिया आपने स्मॉल क्यू नॉट, और ए से मतलब यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया आर। मेरे को जरा इन दोनों के बीच में फोर्स बताना कितना आ रहा है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में बताना जरा फोर्स कितना आ रहा है। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। भैया फोर्स क्या डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर कर रहा है। तो फिर ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म। बस भैया फोर्स हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा ना। आपको मैंने गॉस लॉ में बताया नहीं था क्या कि पॉइंट चार्ज के लिए, स्फेरिकल के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आती है। यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आती है? प्लेन शीट के लिए आती है। याद आ गया? यस सर। Done. यस सर। तो भैया याद रखना, फोर्स पॉइंट चार्ज के लिए वेरिएबल फोर्स है, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला 1 यूज करूंगा या फॉर्मूला 2 यूज करूंगा जब वर्क डन कैलकुलेट करना है? तो फॉर्मूला 1 या फॉर्मूला 2? अरे नालायक को, Formula फॉर्मूला 2. 2। चलो बढ़िया, आ जाओ। अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, प्लीज डेरिवेशन को अच्छे से चेक कर लेना। भैया ये मेरा प्रीवियस स्लाइड, ये लो। डन। चलो भाई डेरिवेशन कर रहा हूं, बीच के स्टेप्स खा जाऊंगा क्योंकि हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें तो मेन मुद्दे से मतलब है। यार मेरे पास ये सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। अभी ये टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर है, तो इस पे अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। मैं इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के कहां रखना चाहता हूं? मैं इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पी पे रखना चाहता हूं। ये पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है? इस पॉइंट पी का डिस्टेंस हमारे सोर्स चार्ज से आर है। अब क्या होगा भैया, जब आप इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट पी पे रखोगे, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने उठा के यहां पे ऐसे रखा, ऐसे नहीं होता। आप इसको धीरे धीरे आगे की तरफ लेके आते जाओगे। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सपोज चार्ज कहीं ना कहीं पॉइंट ए पे है। पहले यहां तक चेक कर लो, यहां तक क्लियर है? एट एनी इंस्टेंट क्लियर है। क्लियर है? डन। सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस कंसेप्ट बिकॉज ड्यू टू नेटवर्क? प्रतिभा, हाँ अभी लास्ट टॉपिक रिपीट कर दूंगा। प्रतिभा एक बार फिर से चेक कर लो, पहले इसको समझ लो। भैया सीधी सीधी बात क्या है, चार्ज को ऐसे उठाकर ऐसे नहीं रख सकते। चार्ज कोई बॉक्स नहीं है जो यहां से उठाया यहां रखा, ऐसे नहीं होता। चार्ज हमेशा ट्रैवल करता है। तो चार्ज हमेशा अगर ट्रैवल कर रहा है, मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे उठा के लाना चाह रहा हूं, तो मैं ऐसे डायरेक्टली जंप करा के नहीं ला सकता। मैं इसको ऐसे आधे आधे मतलब ऐसे ट्रैवल करा रहा हूँ। तो मैंने कहा किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अभी चार्ज कहां पे है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अभी चार्ज पॉइंट ए पे है। तो इसका कोई रैंडम डिस्टेंस मान लो कि भैया अभी ये डिस्टेंस कितना हो गया, अभी ये कोई रैंडम डिस्टेंस हो गया एक्स। तो भैया मेरे को बताओ इन दोनों पे फोर्स कितना लग रहा होगा? तो मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा? मैंने चार्ज को कहां से उठाया था? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से और कहां पे उठा के रख रहा हूं, कहां पे उठा के लगाना चाह रहा हूं? आर पे। वेरी गुड, ये इसकी लिमिट्स हो जाएगी। तो भैया हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स का फॉर्मूला के क्यू क्यू बाय, ये सब कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन में बस बचेगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वेयर, लिमिट्स इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब जरा एक चीज सोच के बताओ, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा होगा? बस लास्ट चीज, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट में लग रहा होगा, है ना? रिपल्शन। yes लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट किधर करा रहे हो? आप डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में करा रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल हो गया? 180 180। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? minus इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, इसलिए माइनस यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे।
तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, फाइनल आंसर लिख रहा हूं बस, बीच के स्टेप खा गया, फाइनल आंसर आएगा -k(q)(q), पहला चार्ज दूसरा चार्ज, डिवाइडेड बाय फाइनल डिस्टेंस, जहां पे आप लेके आना चाह रहे थे, फाइनल डिस्टेंस r। और ये वर्क डन किसमें जाके स्टोर हो जाएगा? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे कितनी होगी? इधर देखो, मेरे पास आया माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी -k(q)(q)/r। माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल्स टू -k(q)(q)/r। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी बिकॉज ये इन्फिनिटी पे होगी। इन्फिनिटी पे जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? जीरो। तो मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन से पॉइंट पे बची? आर पे। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट गया, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट आर? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। चेक कर लो, क्वेश्चन खत्म, डेरिवेशन खत्म। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है? Yes, sir. अब इस पोटेंशियल एनर्जी में एक दिक्कत है। इस पोटेंशियल एनर्जी में क्या दिक्कत है कि यार ये पोटेंशियल एनर्जी म्यूचुअल क्वांटिटी आ रही है। म्यूचुअल क्वांटिटी का मतलब फिक्स चार्ज तो है ही, लेकिन ये उस चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है जिसको हम मूव करा रहे हैं। जैसे कि इधर हो रहा था अर्थ के केस में, ग्राउंड तो फिक्स है ही, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं। लेकिन मैं इस पे डिपेंड नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करे। तो मेरे को स्मॉल क्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। स्मॉल क्यू को एलिमिनेट कैसे करें? अभी मेथड बताया था ना, स्मॉल क्यू को कैसे एलिमिनेट करें, मास को कैसे एलिमिनेट किया था? पोटेंशियल एनर्जी से डिवाइड करते हैं। तो इधर भी यही करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी को 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी आएगी और उसका फॉर्मूला बन जाएगा k(q)/r। और ये क्वांटिटी हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं जनरल फॉर्मूला, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तब आप जाके ये वाला फॉर्मूला कहोगे कि सर फॉर्मूला होता है के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर। कैपिटल क्यू मतलब जिसने पोटेंशियल एनर्जी एक्सर्ट करने की कोशिश करी होगी, सोर्स ने, ग्राउंड ने, वो वाला। चेक कर लो, अब यहां तक डेरिवेशन करा दिया मैंने, डेरिवेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो। अब आप ये बोलोगे कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी को हम क्यों कर रहे हैं कैलकुलेट, क्यों इतना वो ले रहे हैं? भैया पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का या ग्रेविटेशनल को कैलकुलेट करने से एक एडवांटेज मिलता है। क्या एडवांटेज मिलता है? एनर्जी या पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटीज होती है। ये स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, तो इसमें हमें डायरेक्शन मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली चार्ज का साइन कंसीडर करते हैं। जैसे इधर ये पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे सोर्स कैसा था? पॉजिटिव था। अगर मैं नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल लिखूंगा तो नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल कैसा आएगा? -k। वेरी गुड। पोटेंशियल नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से आएगा -k(q)/r। तो इधर डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ती, बस डायरेक्टली चार्ज का साइन रख देंगे, जो भी चार्ज का साइन आ रहा होगा। प्लीज यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। चलो डन। अब एक सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी, प्लीज चेक करना। भैया ये है, ड्रॉ करी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज बस एक बार देख लेना और इसको कहीं साइड में लिख लेना आप स्टार मार्क करके, ताकि आपको ये हमेशा भी याद रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होती है, कौन से चार्ज से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेरी गुड। सपोज इसके अंदर मैंने ये ग्रीन कलर का पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब मेरे को बताओ, अगर मैं इसको फ्री छोड़ रहा हूं तो ये किधर मूव करेगा, राइट में या लेफ्ट में? सर राइट साइड। राइट साइड। तो जब ये राइट साइड मूव कर रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने अभी बताया था, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगी, क्योंकि ये अपने आप चल रहा है, मैंने मेहनत नहीं करी है। तो इसी को एक पॉइंट में लिखो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
भैया मैं फिर से बोल रहा हूं, ये हर क्वेश्चन में यूज होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिक्रीजेस। डिक्रीजेस ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा कहना पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल ही एक अकेला ऐसा है जो पोजीशन पे डिपेंड करता है, चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली इसका दूसरा उल्टा कॉन्सेप्ट लिख लो कि भैया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव करा रहा हूं तो फिर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो जब भी पोटेंशियल Increase. डिक्रीज होगा आप उसको नेगेटिव से डिनोट करोगे, जब भी पोटेंशियल इंक्रीज होगा आप उसको पॉजिटिव से डिनोट करोगे। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो अपना। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। Done, sir. डन। Done. चलो तो एक Yes, sir. एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लो। भैया ये मैंने ड्रॉ कर दी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भैया मेरे को बोला गया कि चार्ज पार्टिकल ए है, पॉइंट मतलब ए है, पॉइंट बी है। क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए बोला है डेल्टा वी ए बी। डेल्टा वी ए बी का मतलब क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। वी ए होगा फाइनल पॉइंट और बी क्या होगा? इनिशियल पॉइंट। तो मतलब मैं लेफ्ट में ट्रैवल कर रहा हूं या राइट में ट्रैवल कर रहा हूं, पहले तो मेरे को ये बताओ। चार्ज पार्टिकल कैसे ट्रैवल कर रहा है, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। मतलब बी से ए तक जा रहा है क्योंकि बी इनिशियल पॉइंट है, ए फाइनल पॉइंट है। तो मेरे को आप ये बताओ, जब मैं वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करूंगा तो फाइनल आंसर पॉजिटिव में लिखूंगा, जो भी आंसर आएगा। अभी मैंने आंसर कैलकुलेट करना नहीं सिखाया आपको, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? Positive. नेगेटिव। क्योंकि ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो याद रखना ये Increase होगा. पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, पॉजिटिव में भी मिलेगा सेम ऑप्शन, नेगेटिव में भी मिलेगा। तो इसलिए साइन आपको खुद को देख के लगाना पड़ेगा कि भैया हम लेफ्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे अगर मैं अब आपसे पूछूं डेल्टा वी बी ए मतलब वी बी माइनस वी ए, तो अब ये वैल्यू किस में Negative. आएगी? अब ये Negative. वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि अब आप लेफ्ट में नहीं राइट में ट्रेवल करोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करोगे, तो अब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। चलो यहां तक पूरा कंप्लीट कर लो, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी आगे जाके क्लैरिटी मिलेगी। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सॉरी भूल गया था, एक ग्राफ और डिस्कस कर लेंगे बस। डन। चलो बढ़िया। भैया ये ग्राफ मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में ड्रॉ कर रहा हूं, और थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए क्या कर रहा हूं, पहला वाला ग्राफ मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा वाला ग्राफ मैं ले रहा हूं, या ऐसा करते हैं थोड़ा छोटा छोटा बना लेता हूं ताकि चारों ग्राफ एक ही जगह आ जाए। चलो भैया पहला वाला ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, थर्ड वाला ग्राफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ये वाला ग्राफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, ये वाला ग्राफ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। लेकिन भैया डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज के लिए। क्या किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनता है? अच्छा हाँ, प्रतिभा भी रिपीट करता हूँ प्लीज, सॉरी भूल गया था। ये वाला ग्राफ मेरे को बता दो कौन कैसा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज के लिए? भाई आपको याद नहीं है, ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है, ये टॉपिक तो राकिब सर ने ही कराया है भैया, और मैंने चेक किया है ग्राफ आपने पढ़ रखा है। भैया पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, याद रखना। वेरस नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनता है?
सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल आ जाता है, इसलिए डायरेक्शन का रोल आ जाता है इसलिए। लेकिन पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल तो ऊपर वाली एक्सिस में गिवन है, तो इसलिए अब इसके लिए ग्राफ हमेशा पॉजिटिव एक्सिस में ही बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली नेगेटिव के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल का ग्राफ कौन से उसमें बनेगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में ही बनेगा, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको नोट डाउन कर लो प्रतिभा, फिर मैं आपको बैक स्लाइड में ले जाके वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। चेक करना, आपने मेरे को बता देना आपने कौन से कॉन्सेप्ट में डाउट था। डन, चलो डन, बढ़िया। प्रतिभा अब मेरे को बताना कौन सी स्लाइड पे रुकना है, मैं भूल गया था। आप इस वाली स्लाइड का पूछ रहे थे क्या, या इससे भी बैक वाली, इस तो ये स्लाइड का। है। प्रतिभा मैंने ये कहा था कि अगर फोर्स कभी भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस केस में तो मैं डायरेक्टली वर्क डन निकाल लेता हूं एफ डॉट एस करके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। जैसे एक एग्जांपल ये समझो कि ये कोई एक डब्बा बॉक्स, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, और ये डिस्प्लेस कर रहा है आगे की तरफ 5 मीटर। तो मेरे को बताओ क्या ये फोर्स डिस्टेंस पे या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, या मैं कांस्टेंट 10 न्यूटन का ही लगा रहा हूं। कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना, तो डायरेक्टली वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूंगा, फोर्स 5, सॉरी फोर्स 10, डिस्प्लेसमेंट 5, और इन दोनों के बीच में एंगल कॉस 0 डिग्री, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 50 जूल्स। लेकिन अगर मैं लिख देता कि इस डब्बे के ऊपर, डिफरेंस देखना, अगर मैं लिख देता कि इस डब्बे के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अब वो कुछ ऐसे लग रहा है, 50t लिख लो या 50x लिख लो, और मैं कह रहा हूं ये डिस्प्लेस कर रहा है 5 मीटर। अब मेरे को बताओ ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल। तो मेरा फोर्स या तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो भी वेरिएबल है, या मेरा फोर्स पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो भी वेरिएबल है। तो जब फोर्स वेरिएबल होता है तब आप डायरेक्टली 50 इंटू 5 करके नहीं लिख सकते आंसर, तब उस केस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि टाइम की लिमिट्स क्या है, या जैसे इस क्वेश्चन में लिमिट गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, 5 मीटर तक जा रहा है। क्या प्रतिभा अब क्लियर है ये चीज। यस सर। चलो डन। तो इधर पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म फोर्स हुआ, वेरिएबल फोर्स हुआ, इसलिए जब इसका वर्क डन मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया। यस सर। चलो भैया यहां तक सबका हो गया है, अब मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं, क्वेश्चंस वगैरह करते हैं थोड़ा सा टेल के। अरे डन डन, तो आ जाओ भैया। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है। जब हमने चार्ज को स्लोली मूव कराया, स्लोली मूव कराने का मतलब याद रख लेना क्या होता है, स्लोली मूव कराने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। जब मैंने चार्ज को स्लोली मूव कराया, चार्ज की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो कूलम्स, इसको मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 3 आई न्यूटन पर कूलम, और इसको मैं कहां से कहां मूव करा रहा हूं, पॉइंट पी 1,2 से लेकर मैं इसको मूव करा रहा हूं क्यू तक, दैट इज 3,4। इसको क्यू मत लो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको आर ले लेता हूं, पी से लेके आर तक। आप क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। आप बस क्वेश्चन लिख लो। डन। चलो तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं, चेक करो। सबसे पहले चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कैसे पता चला कांस्टेंट है, एक्स या टी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम।
अब मेरे को एक बार जरा पॉइंट पी और आर चेक करके बताओ कि जब पॉइंट पी और आर में मैं मूव कर रहा हूं तो भैया इस वाले केस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया एक बार सब लोग फिर से चेक करो। जैसे सबसे पहले आप x की वैल्यू देखो। पहले x1 की वैल्यू कितनी है? 1। x2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो मैं x1 से लेके x3 तक पहुंचा हूं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं या उसके अपोजिट जा रहा हूं? ऑपोजिट। भैया Sir, कंफ्यूजन। in the direction of electric field. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो वापस से समझो भैया, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बस एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस से है। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ कि 1 पहले आएगा इस लाइन पे या 3 पहले आएगा? भैया 1 पहले आएगा ना, 3 बाद में आएगा। मैं पार्टिकल को P से R तक लेके जा रहा हूं, तो जब मैं पार्टिकल को P से R तक लेके जा रहा हूं तो मतलब मेरी डायरेक्शन क्या है? मेरी डायरेक्शन भी राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड, मेरे मूवमेंट की डायरेक्शन भी राइट साइड। मतलब मैं फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं या अपोजिट? डायरेक्शन। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो लिखूंगा वो नेगेटिव में लिखूंगा या पॉजिटिव में? Negative में. Positive. नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो नेगेटिव में। भैया डन? यस सर। तो याद रखना, इधर जो भी आंसर आप लिखोगे वो नेगेटिव में लिखोगे। तो चलो पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो और मेरे को 1 मिनट दो, आई विल ड्रिंक सम वाटर। आप यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लो आराम से। चलो बढ़ू आगे। यस सर। सिमिलरली यार, ये पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रहा, ये पार्टिकल वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। तो जब ये पार्टिकल वाई एक्सिस में मूव कर रहा है तो मेरे को बताओ y1 की वैल्यू कितनी गिवन है और y2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। ठीक है, चलो आओ भैया आ जाओ। मैं यहाँ पे आपको अब वो लिख सॉल्व करा रहा हूँ। भैया मैं लिखूंगा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स। तो इधर फोर्स की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं? माइनस ऑफ क्यू कांस्टेंट होगा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट डीएक्स। यस डन। लेकिन मेरा पार्टिकल एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन इज माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी वाई। यहां तक भी प्लीज चेक करो, यहां तक भी किसी को कोई डाउट? नहीं सर। डन। इधर y1 से लेके y2 तक, इधर x1 से लेके x2 तक, और ये पूरा यहाँ पे भैया मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या y डायरेक्शन में थी? नहीं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है ही नहीं। तो अब मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना और आंसर लिखना। तो आओ सब कुछ सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। माइनस कितना चार्ज मूव करा रहा हूं? 1 माइक्रो कूलम का, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶। माइनस साइन हम लास्ट में लिखेंगे, याद रखना, चेक करने पे कि भैया हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं या उसके अपोजिट जा रहे हैं। इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10⁻³ इनटू x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, वेरिएबल नहीं है। तो फिर बताओ मेरे को, इसमें x2 माइनस x1 लिखूंगा तो कितना आएगा? 3 माइनस 1। प्लीज इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है वर्क डन का?
भैया लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻³ -3। अब पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे को खुद को सोचना है। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, वन से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही मूव कर रहा है। तो भैया फिर तो हमारा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो, क्वेश्चन खत्म। चेक कर लो, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है। क्लियर है, बढ़िया। Yes, negative because it is moving in the same direction of the electric field. टू माइनस वन क्यों होगा? मेरे इसकी वैल्यू कितनी है? फाइनल पोजीशन 3, इनिशियल पोजीशन कितना है? 1। तो इधर मेरे को वही तो करना था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। अंशिका अभी भी डाउट है या रिपीट करना है? नो सर। क्लियर है, चलो डन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूं, x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वो एक्स की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही है और वाई में भी वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। मेरा चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? भैया मेरा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम ओ से लेके इस तरीके से। पहले इतना ही कैलकुलेट कर लो, ओ से लेके पी तक और फिर पी से लेके क्यू तक, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करोगे। ओ का पोजीशन गिवन है 0,0, पी पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,0 और क्यू पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,2। तो आप मेरे को हर एक पाथ में वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ वर्क डन कितना आएगा। चार्ज की वैल्यू गिवन है, चार्ज इज -10 माइक्रोकूलम्स। पहले चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। यस सर। चलो तो साथ में सॉल्व करते हैं। भैया अब की बार मैं वर्क डन क्या लिखूंगा? Q साइन लास्ट में लगा दूंगा, अपने आप देख लूंगा मैं। इंटीग्रेशन ऑफ Q, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx प्लस अब की बार E डॉट dy भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में वेरी कर रही है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। डन, लिमिट्स लगा दूंगा उसके हिसाब से। तो भैया वर्क डन इज इक्वल्स टू, चार्ज की वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। भैया मेरे को बताओ ई की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में कितनी है? ई की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में x प्लस 2y है, इसको dx से इंटीग्रेट करना है। यार स्टेप्स चेक करते जाना, किसी को कोई डाउट हो स्टेप्स में तो प्लीज पूछ लेना। फिर प्लस ई की वैल्यू y डायरेक्शन में कितनी है? 2x, और y की वैल्यू चेंज कहां से कहां तक हो रही है? अब मेरे को बताओ, हम o से लेके p तक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो o से लेके p तक x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? 0 से लेके 2 तक। y की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? भैया 0 से लेके 0 तक ही है। सबको ये स्टेप समझ में आया? यस सर। भैया सबको ये स्टेप समझ में आ गया है? इधर दोनों लिमिट 0 ही है, मतलब y की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई है। तो भैया इस टर्म को आप काट दो कि y की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कट गया। अपर लिमिट भी 0, लोअर लिमिट भी 0। तो बस आपको इस वाले को सॉल्व करना है। तो भैया मैं इस वाले को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। x इंटू डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो कितना आता है? एक्स स्क्वेयर बाय 2, आप सबको पता ही होगा। 2y का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो कितना आएगा? 2xy आएगा। लिमिट्स लगानी है 0 से लेके 2 तक। भैया जब भी लोअर लिमिट 0 हो, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। तो अगर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा? x की जगह 2, तो 2 का स्क्वेयर बाय 2 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह कितना लिखूंगा? 2।
मेरे को बताओ y की वैल्यू कितनी है जब मैं o से लेके p तक गया? 0 है ना? तो भैया फिर से ये टर्म कट गया, फिर से ये टर्म कट गया। तो मेरे को बता दो फाइनल आंसर क्या लिखूं, क्या आ रहा है? 2 वर्क डन इन ओपी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 4/2, तो ये आ जाएगा 2। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चार्ज की वैल्यू -10 थी तो -20 माइक्रो जूल्स आंसर आ जाएगा। अब सॉरी, एक चीज चेक करनी है, माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये चीज चेक करो। तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ओ से लेके पी तक जा रहा हूं, तो मतलब मैं मूव भी पॉजिटिव एक्सिस में कर रहा हूं। तो ये आंसर किस में आना चाहिए, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? क्वेश्चन नेगेटिव। खत्म, क्वेश्चन खत्म। प्लीज सब लोग चेक करो। Clear है, done. क्लियर है? ये नेगेटिव में आना चाहिए था, लेकिन चार्ज की वैल्यू भी किस में है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। बस इस चीज का ध्यान दे लेना। भैया आंसर नेगेटिव ही आना था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ज की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसलिए ये साइन चार्ज के लिए है, ये साइन डायरेक्शन के लिए है। तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, फाइनल आंसर। बिल्कुल भैया, अगर आपको चेक करो फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट पे आ जाऊं सॉल्व करने पे। सर पीछे इंटीग्रेशन का समझ नहीं आया। शिवानी, ये वाला स्टेप्स इंटीग्रेशन के समझ में नहीं आए हैं? यस सर। ठीक है, चलो फिर से। शिवानी इधर एक चीज याद रखो, हमारा क्या हो रहा है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे भी डिपेंड कर रही है, वाई में भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि आई का मतलब एक्स एक्सिस भी है, जे का मतलब क्या है, वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स से भी इंटीग्रेट करोगे और किससे इंटीग्रेट करोगे? वाई से भी। यहां तक का क्लियर है स्टेप? यस सर। तो क्यू को रखो बाहर, अंदर देखो क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में कितनी है सिर्फ वो लिखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स डायरेक्शन में x + 2y है इंटू dx। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे को बताओ जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं x की वैल्यू रखूंगा सिर्फ, कि x की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, क्योंकि मैं dx के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो मेरे को बताओ o से लेके p तक x की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है? 0 से लेके 2 तक यस सर। प्लस। अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है y डायरेक्शन में? 2x। इसको dy से इंटीग्रेट करना है, लेकिन y की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है o से लेके p तक में? 0 0। शिवानी याद रखो, जब भी लिमिट 0 होती है तो उसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं होती। तो इधर लोअर लिमिट भी 0 है, अपर लिमिट भी 0 है, तो मतलब कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना, मतलब ये पूरा कैंसिल आउट करके कितना बनेगा? 0 बनेगा। यहां तक का स्टेप क्लियर है? चेक करके बताओ। यस सर। अब शिवानी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि मैं x को अलग से इंटीग्रेट करूंगा, 2y को अलग से इंटीग्रेट करूंगा। जब आप x को इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। क्या इंटीग्रेशन आता है या बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, है ना? शिवानी रिस्पॉन्ड करो। यस सर। ठीक है, बताना पड़ेगा। तो अभी स्टेप लिख लो सिर्फ, अभी स्टेप बता देता हूं, बाकी नेक्स्ट में डेरिवेशन शो करता हूं। 2y का इंटीग्रेशन करूंगा तो 2y का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2xy। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है 0 और 2। मैंने कहा जब भी लिमिट 0 हो मत सब्स्टिट्यूट करो, तो लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जब मैंने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी तो चेक करो कितना आया। q इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 2²/2 प्लस 2 इंटू 2। लेकिन जब मैं o से p तक जा रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 0 है, तो फिर से ये वाला टर्म कट गया हमारा। अब बाकी को मैंने सॉल्व कर दिया है बस। अब क्लियर है? चलो यस डन। सर। अब मैं आपको इंटीग्रेशन बता देता हूं, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन का सिंपल स्टेप होता है x⁴n इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1, और जो भी पावर है वो नीचे लिख दो। तो जैसे इधर मैंने x का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन पूछा, x का पूछा था, x² का x का इंटीग्रेशन पूछा था, तो x का इंटीग्रेशन मतलब इधर पावर कितनी है अभी? 1। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो बताओ अब कितना आएगा? x⁴1+1, और जो भी डिनोमिनेटर में लिख दो x²/2।
सिमिलरली अगर इधर 2y लिखा है, क्या मैं इस 2y को 2x⁻0 इंटू y लिख सकता हूं? Yes, क्योंकि sir. x⁻0 तो 1 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इसको इंटीग्रेट करना है, 2y को रखा आपने बाहर, x⁻0 को इंटीग्रेट करूंगा तो चेक करो कितना आएगा। x⁻0 प्लस 1/1, तो ये कितना हो गया? 2xy हो गया। तो यही चीज मैंने यहां लिखी है, 2xy। अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, डन। Next slide. चलो, तो भैया आज के लिए इतना ही। मोस्टली नेक्स्ट क्लास में आपका पोटेंशियल ऑलमोस्ट 90% तो खत्म ही हो जाएगा, पोटेंशियल वाला पार्ट। एक दो क्वेश्चन रह जाएंगे, मतलब वो नेक्स्ट वीक में पोटेंशियल खत्म हो जाएगा आपका। और उसके बाद फिर हम अपना कैलकुलेट करेंगे, क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस वगैरह। सर इस पार्ट के बाद पी क्यू के लिए निकाल कर उसको ऐड कर देंगे टोटल को। टोटल क्वेश्चन ने पूछा नहीं था आकाश, बाकी अगर टोटल निकालना चाहते हो तो हाँ ऐड कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ने इधर बोला था कि वर्क डन हर एक पाथ में निकालना है, तो ओपी के लिए अलग निकाल रहा हूं और पी क्यू या पी आर जो भी है उसके लिए अलग निकाल रहा हूं। ठीक है, डन। चलो, तो आकाश ने बोला था सर डायलॉग रिपीट मत करना, तो